पाकिस्तान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। अभी अभी हमने एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर देखा। अगेन मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का है कि कैसे एक कंट्री डिसफंक्शनल हो जाता है, जिसका कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। कहने को तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, मगर एक ऐसी कंट्री है जहां हर तरफ अपनी अपनी सरकार चल रही है। और हमारा उद्देश्य भी इस वीडियो में पाकिस्तान को ऐसा अच्छा या खराब पे तौलना नहीं है। हमारा उद्देश्य ज़्यादा ये है कि समझना कि किस तरह से कंट्री डिसफंक्शनल होता जाता है अगर उसके इंस्टीट्यूशंस के बीच तालमेल नहीं होता है और सब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं और सब खुद में पावर सेंटर बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम की और उस उलझन की जिसे कहते हैं मल्टीपल पावर सेंटर्स। पाकिस्तान में असली ताकत वहां के चुने हुए नेताओं के पास नहीं होती और ये इस सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। वहां कई समानांतर शक्तिय केंद्र हैं। वहां पे बहुत सारे पावर सेंटर है, जैसे कि मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिविलियन गवर्नमेंट खुद में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान के पॉलिसीज़ को, पाकिस्तान के अप्रोच को। इन सब के बीच का खींचतान एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान के डेवलपमेंट का ना होने का। पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का सफ़र शुरू से ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु और लियाकत अली खान की हत्या के बाद एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था उनकी लीडरशिप में। 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला मिलिट्री कूप किया और तब से पाकिस्तान में सेना का रोल सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति में भी उनका दखल बढ़ गया। अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ ये सभी तानाशाह बने और चुनी हुई सरकारों को हटाकर सत्ता हत्या ली। और यहीं पे जो पावर सेंटर्स के बीच का कंफ्यूजन है वो क्रिएट होता है। तो चलिए समझते हैं पाकिस्तान के प्रमुख पावर सेंटर्स कौन से हैं। मिलिट्री, जो सिर्फ डिफेंस को ही नहीं, वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और न्यूक्लियर पॉलिसी में भी दखल देती है। स्टेट विद इन अ स्टेट, यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी है जो सिर्फ जासूसी नहीं करते बल्कि राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का भी काम करते हैं, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं और सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब एक एजेंसी जिसका कि जनरली पर्पस होना चाहिए एक लिमिट दायरे में, वो जब जनरल पब्लिक के डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर करने लगता है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और इसके साथ है सिविलियन गवर्नमेंट, जो कि चुनी तो जनता द्वारा है बट इस पूरे स्कीम में सबसे कमजोर खिलाड़ी है। राजनीतिक पार्टियां बहुत लीडर सेंट्रिक हैं, विचारधारा विहीन हैं और जमीनी नेतृत्व की कमी है। और वहां पे भी आप देखेंगे कि कुछ ही लोगों का पूरा कंट्रोल रहता है कुछ पार्टीज के ऊपर, और वही पार्टीज सत्ता में एक दूसरे के रिप्लेस करती रहती हैं। और इसका परिणाम बार बार राजनीतिक संकट, मीडिया पर रोक, इंटरनेट बंद, नेताओं की गिरफ्तारी और विकास पर कोई ध्यान नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी को देख लीजिए। नाम भले ही करप्शन का दिया हो, मगर असली रीजन है सेना से टकराव। जब सत्ता सिर्फ पावर गेम बन जाए तो आम जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। गरीबी बढ़ती है, कानून व्यवस्था कमजोर होती है, संस्थानों पर भरोसा टूटता है और अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या सबसे जरूरी होता है। किसी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट होना है, अगर प्रॉस्पेरिटी आनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट आयाम होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस स्टेबिलिटी। अगर वो होगी तो बहुत सारी चीजें फॉल इन हो जाती हैं, मगर अगर वो नहीं होगी तो इस वजह से इकोनॉमी जो होती है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। हम एक अलग डिबेट कर सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर स्टेबिलिटी है तो आप देखेंगे जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी साथ चलती है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज भी विदेशी मदद पर निर्भर रहता है। वहां पे कई बार अमेंडमेंट लाके सुधारों को लाने की कोशिश की गई, लेकिन जो पावर सेंटर का डिसबैलेंस है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी ताकत छोड़ने को तैयार नहीं, और कोई क्यों छोड़ेगा, आप खुद सोचिए। जनरली ताकत को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इसके लिए एक रिवॉल्यूशन की जरूरत होती है। जनरली ये सिस्टम तभी बदले जब बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, और ये रिवॉल्यूशन कई बार पब्लिक ही इनिशिएट करती है। और खाली अमेंडमेंट्स लाके या पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में वो ताकत ही नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे पूरी तरह डिपेंड होती हैं आर्मी में, अगर उनको सत्ता में आना होता है तो इट बिकम्स ए चिकन एंड एग प्रॉब्लम। तो अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना, और वो हम चाहेंगे एज ए पड़ोसी मुल्क की तरह, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान भी एक स्टेबल कंट्री रहे। नो कंट्री वांट्स एन अनस्टेबल डिसफंक्शनल कंट्री अराउंड देम, मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको अपनी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा, उनको बहुत सुधार लाने पड़ेंगे, उनको पॉलिटिकल गवर्नेंस को बहुत स्ट्रांगली स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जहां पे कि एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल पावर जो होती है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जनता के ऊपर जाके जनता के हाथों में आ जाती है। क्योंकि इससे एक प्रोसेस रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर जनता को पसंद नहीं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम डेमोक्रेटिक्स नोशन को स्टैब्लिश रखना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बैलेंस करते हैं पावर को, वो बैलेंस करते हैं रिलेशनशिप्स को। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि पावर सेंटर्स भी बहुत क्लियरली डिफाइन होने चाहिए और हर एक का अपना दायरा बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है और जनता का विश्वास बहाल होता है। अगेन इस पे हम एक दूसरा डिस्कशन करते हैं डिक्टेटरशिप को लेके। डिक्टेटरशिप में भी प्रॉस्पेरिटी इन इकोनॉमी पॉसिबल होती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा फंक्शन हो जाता है डिक्टेटर कैसा है। अगर डिक्टेटर अच्छा है तो कंट्री बहुत अच्छा करने लगेगा, डिक्टेटर खराब है तो कंट्री की हालत खराब हो जाएगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाती हैं, स्लोली चलती हैं, बट एक डायरेक्शनली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाती है चीज़ों को धीरे धीरे। तो आज वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये पूरे वीडियो का पर्पस यही था समझने का कि कैसे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी फ्रेमवर्क को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो जुड़े रहिए, ये सफ़र है खुद को बेहतर समझने का।